हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसकी प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज इसी क्रम में हमारा यहाँ पर अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम सिंधु घाटी की कलाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। सेकंड, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। देखिए, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी हमें कह सकते हैं सामान मिला है, यानी कि चाहे मूर्तियां मिली हों, सिक्के मिले हों, या फिर जो भी उनके द्वारा बनाई हुई संरचनाएं हमें मिली हैं, तो उस समय के जो कलाकार हैं उन कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। ये हमें इस बात का संकेत देती हैं। तो सिंधु नदी घाटी की कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। देखिए, सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3वीं सहस्राब्दी, यानी 3 सहस्राब्दियों को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3000 वर्ष हो गया। अब ऊपर से यहाँ पर ईसा पूर्व लगा हुआ है, तो ईसा पूर्व को अगर हम लगाएं तो 2000 साल। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम ये पाते हैं कि हमें 5000 साल का यहाँ पर पता चलता है। अब अगर NCERT हिस्ट्री पढ़ी है क्लास 6 की किताब, तो वहाँ पर जो चैप्टर नंबर 4 है आपका आरंभिक नगर, वहां पर यह बताया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों का उदय जो हुआ है वो 4700 साल पहले हुआ है, लगभग 4700 साल पहले हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कहीं ना कहीं गलत है। ये गलत नहीं है, ये सही है। सही इसलिए है क्योंकि जो 4700 साल पहले वहां पर लिखी हुई डेट है, या फिर यहाँ पर जो 5000 साल पहले होने का अनुमान लगाया गया है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें निकाली गई हैं, इनकी कालक्रम क्या रहा है, कब ये नगर स्थापित किए गए थे, ये कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया है। तो कार्बन डेटिंग तकनीक जो हमें एक लमसम अनुमान देती है, एक्यूरेट नहीं देती है बल्कि लमसम देती है कि भाई ये आज से लगभग 5000 साल पहले, 4500 से 5000 के बीच में रहा होगा। एक्यूरेट नहीं बताती है। जैसे एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि 1912 में फलानी तारीख को इसकी नींव रखी गई, 1915 में इस तारीख से इसका जन्म हुआ, या इस नगर की बिल्डिंग की स्थापना यहाँ इस समय में की गई। इस तरह की जानकारी हमें कार्बन डेटिंग से नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी लिख दिया गया है, यानी अनुमानित 5000 साल के बीच में ये नगर या सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित हुई है। तो ये कथन यहाँ पर गलत नहीं है। मैंने यहाँ पर क्लियर इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चों के मन में वही आता कि सर क्लास 6 में आपने 4700 साल वाला सही बताया है, अब यहाँ पर ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी यानी 5000 साल का करीब लगभग निकल रहा है, तो ये फिर सही कैसे है। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी डेट आपको देखने को मिल जाए, या फिर इससे मिलती जुलती या जुड़ी हुई कोई डेट देखने को मिल जाए, तो गलत नहीं है, वो सही होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टियों की हमें जो है मूर्तियां देखने को मिलती हैं। देखिए, इनके द्वारा जो मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां बनाई गई हैं बिल्कुल एक स्वाभाविक किस्म की लगती हैं, यानी कि इन्होंने इस तरह से मूर्तियों का निर्माण किया है कि जो उनके अंग वगैरह हैं वो हमें लगते हैं वास्तव में वास्तविक हैं, बिल्कुल रियल अंग हैं। तो ये तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। देखिए, जिन लोगों ने अब तक क्लास 6 वाला जो चैप्टर नंबर 4 है वो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा। तो एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री का, तो आई होप आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये अध्याय भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, हड़प्पा दक्षिण में और मोहनजोदड़ो उत्तर में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। सेकंड, इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपने मैप देखा है या क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 4 मैंने पढ़ाया वो देखा है, तो आपने मैं यहाँ पर एक डमी मैप बना रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे।
हड़प्पा पड़ता है ऊपर की तरफ, यानी पाकिस्तान में हड़प्पा जो है सिंधु नदी के ऊपर की तरफ पड़ता है, जबकि मोहनजोदड़ो नीचे की तरफ पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं हड़प्पा थोड़ा उत्तर की तरफ है और सिंधु जो ये आपका मोहनजोदड़ो है ये दक्षिण की तरफ है। हड़प्पा स्थल जो है वो आपका यानी कि एक तो नॉर्थ में है और ये हम कह सकते हैं ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में है। इसके अलावा इसकी विशेषता ये है ये रावी नदी के तट पर है, यानी कि ये एक रावी रिवर है, तो रावी रिवर के तट पर है। वहीं आपका मोहनजोदड़ो ये उत्तर में नहीं है, यानी ये दक्षिण में ना होकर ये मोहनजोदड़ो जो है साउथ में है, यानी मोहनजोदड़ो आपका साउथ में पड़ता है और ये सिंधु नदी के मुहाने पर है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हड़प्पा को दक्षिण में दिखाया है और मोहनजोदड़ो को उत्तर में नहीं। हड़प्पा जो है हड़प्पा उत्तर में पड़ता है और मोहनजोदड़ो दक्षिण में पड़ता है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के तट पर है। और अभी ये दोनों स्थल जो आपके जो है पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर इन नगरों में हमें मकान, बाजार, भंडारगृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार ये सभी हमें अत्यंत व्यवस्थित रूप से मिले हैं। यहाँ पर खास करके जो ड्रेनेज सिस्टम था यानी जल निकासी की व्यवस्था थी वो भी काफ़ी उन्नत किस्म की थी। नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है, और नालियों में ढलान दिया गया था प्रॉपर तरीके से ताकि नगर का जो पानी है वो नगर से बाहर निकल सके। जगह जगह पर मैनहोल भी बनाए गए थे ताकि जो समय समय पर उनकी सफाई भी हो सके। तो यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है, मोंटगोमरी नाम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोंटगोमरी जिला है उसमें पड़ता है। और वहीं आपका जो मोहनजोदड़ो पड़ता है ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत का एक जिला है, लरकाना। तो यहाँ पर आपका लरकाना जिले में आपका क्या है, मोहनजोदड़ो पड़ता है। तो यहाँ पर आपका गलत कथन कौन सा है, यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य है, तो आंसर है सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब आपका सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट्स की सहायता से हमें सही उत्तर चुनना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, कौन से राज्य में अवस्थित है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके धौलावीरा की। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, धौलावीरा आपका जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपका धौलावीरा के अलावा यहाँ पे राखीगढ़ी की बात करते हैं। राखीगढ़ी आपका जो है ये हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी आपका जो है हरियाणा में है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रोपड़ है, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। तो यहां पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो यहां पर आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक हैं पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं है। सेकंड, पुरुष पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो सेलखड़ी का बना है और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो लाल चूना पत्थर से बनी है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हड़प्पाई स्थल हैं इनसे जो उत्खनन हुआ है और उत्खनन के उपरांत जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं ये संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है बल्कि कम है, बहुत कम हमें सीमित मात्रा में मूर्तियां मिली हैं, बहुत ज़्यादा मूर्तियां नहीं मिली हैं। लेकिन जो मूर्तियां मिली हैं वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि की हैं, यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां हैं वो त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कला की दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं है, नहीं, ये कला की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हमें यहाँ पर पत्थर की 2 मूर्तियां मिली हैं, जो प्रतिमाएं जो हैं वो पुरुष प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है, ये आप देख पा रहे हैं। बताया गया है कि ये सेलखड़ी का बना है। देखिए पुरुष धड़ जो बना है वो लाल चूना पत्थर का बना है, ना कि सेलखड़ी का। वहीं आपका दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष का धड़ है, ये आपका सेलखड़ी से बना है, सेलखड़ी जो पत्थर होता है उससे बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत है। अगर हम बात करें पुरुष धड़ की, ये वाला जो लाल वाला पुरुष धड़ है ये हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा स्थल से मिला है। वहीं आपका दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि जो आपका दाढ़ी वाला पुरुष है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मैं यहाँ मोहन लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन असत्य हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इसकी आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यानावस्थित हो। देखिए अगर आपने इस मूर्ति को ध्यान से एनालिसिस किया है तो आप पाएंगे इस मूर्ति की जो आंखें हैं, आइज हैं, वो बंद हैं, यानी कि पूरी तरह से खुली हुई नहीं है बल्कि हल्की सी बंद हैं। और ये मूर्ति जो है आवक्ष मूर्ति है, यानी कि छाती से ऊपर का हिस्सा है, पूरी मूर्ति नहीं है, केवल छाती से ऊपर का हिस्सा है।
तो ये मूर्ति में ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है ध्यानावस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कथन सही है यहाँ पर आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति को धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। कारण क्या है, इसकी आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, जैसे कि वो ध्यान मुद्रा में बैठा हो। यानी यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थोड़ी सी इस मूर्ति की विशेषताएं और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मूर्ति में दाढ़ी दिखाई गई है पुरुष की। ठीक है, इसके अलावा पुरुष जो है शॉल ओढ़े हुए हैं, एक शॉल ओढ़े हुए है जिसके ऊपर त्रिफुलिया निशान है। त्रिफुलिया का मतलब क्या है, 3 फूल वाले निशान है। और ये शॉल जो है, ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य ने अपने बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी है और ये दाएं कंधे के बाजू के नीचे से निकलकर जा रही है। दाएं कंधे के जो आपका इसका दायां वाला कंधा हाथ है, तो उस कंधे पर इसके बाजूबंद बंधा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपका, हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। हड़प्पाई लोगों द्वारा कांसे की मूर्तियां बनाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी हड़प्पा के लोगों द्वारा जो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी, इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। हड़प्पाई लोग कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाते थे। सेकंड, कांसे में सिर्फ मनुष्यों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोग मूर्तियां तैयार करते थे, कांसे की मूर्तियां, वो ढालकर तैयार करते थे। यानी कांसे को गलाकर तब मूर्तियां बनाते थे। और कांसे को गलाने के बाद क्या करते थे, यहाँ पर एक लुप्त मोम तकनीक होती है। इस तकनीक से आज भी हिंदुस्तान में मूर्तियां बनाई जाती हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये तकनीक आज से 5,000 साल पहले भी थी और आज भी इस तकनीक से मूर्तियां बनाई जाती हैं। होता क्या है इसमें, एक हम पहले मोम का एक तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर जो है मोम का तैयार कर लेते हैं। और मोम की जब हमें कह सकते हैं मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति तैयार हो जाती है, फिर इसके ऊपर चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर इसके लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यानी चिकनी मिट्टी से एक लेपन करने के बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब मिट्टी की जम जाती है तब हम मिट्टी के नीचे इसमें एक छेद कर देते हैं और जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, मोम बाहर निकल जाता है और केवल सांचा सांचा रह जाता है। फिर उस छेद के जरिए इसमें क्या है, हम गला हुआ जो कांसा होता है वो डाल देते हैं। तो ऐसे करके हमारी मूर्ति तैयार हो जाती है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, कांसे में सिर्फ मनुष्यों की ही यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर कांसे में सिर्फ मनुष्यों की मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, बल्कि मनुष्य और जानवर दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी मनुष्यों की और जानवरों की मूर्तियां, दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ बी वाला कथन असत्य हो जाएगा। सी है, मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी अभी आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर मानव मूर्तियों में जो कांसे की मिली है मूर्ति, वो एक लड़की की मूर्ति जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कांसे की बनी हुई मूर्तियों में हमें, जानवरों की मूर्तियों में हमें भैंस बकरी मूर्तियां, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यानी सिंधु सभ्यता के जितने भी केंद्र थे, यहाँ पर कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। तो यहाँ पर जो कथन है वो बी वाला कथन असत्य है। तो आंसर होगा छठवें का बी। छठवें का बी वाला कथन यहाँ पर असत्य है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल से तांबे का कुत्ता और पक्षी मिला है। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बनावली। देखिए यहाँ पर आपका जो लोथल है, तो लोथल में तांबे का कुत्ता और एक पक्षी मिला है। और लोथल आप जानते होंगे वर्तमान में ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है, एक नदी का नाम है भोगवा, जो कि आपकी साबरमती की सहायक नदी है। तो भोगवा रिवर के किनारे ये पड़ता है स्थल। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन सही है। तो सातवें का आंसर होगा सी। आठवां है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाई स्थल से सांड की कांस्य मूर्ति मिली है। इस सांड की कांस्य मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमें बताना है यहाँ पर। कालीबंगा, हड़प्पा, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो। देखिए हमें यहाँ पर जो सांड की एक मूर्ति हमें जो मिली है, हड़प्पा स्थल से एक सांड की कांस्य मूर्ति जो मिली है, वो आपके कालीबंगा से मिली है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। नदी का नाम है घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी के किनारे ये पड़ता है। यानी कि आप समझ लीजिए ये घग्गर नदी के किनारे ये पड़ता है स्थल। ठीक है, और राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो यहाँ आठवें का आंसर है ए। नमा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई गई मृड मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मृड मूर्तियों का मतलब क्या है, मिट्टी की मूर्तियां। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मिट्टी की मूर्तियां जो बनाई गई हैं, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है, सिंधु घाटी के लोग
मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सेकंड, सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं कम उल्लेखनीय हैं। अगला है, मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी मूर्तियां पाई गई हैं। अगला, एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा, इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका, डिस्क, ये भी मिले हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु घाटी में कांसे की मूर्तियां तो बनाई जाती थी, कांसे का काम तो होता ही होता था। इसके अलावा लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, ये पत्थर की और कांसे की मूर्तियां जितनी बेटर नहीं होती थी, यानी इनसे घटिया किस्म की होती थी। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु घाटी की जो जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, चाहे वो पत्थर की हों, कांसे की हों या मिट्टी की मूर्तियां हों, उनमें बताया गया कि मातृ देवी की प्रतिमाएं कम उल्लेखनीय नहीं। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उनमें मिट्टी की मातृ देवी की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा मिली हैं। मातृ देवी की प्रतिमाएं लगभग सभी हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं, हड़प्पाई स्थल हैं, उन सबसे मिली हैं। तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ बी वाला कथन गलत हो जाएगा, इसमें लिखा है कम उल्लेखनीय है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी मूर्तियां पाई गई हैं। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हमें कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गूंधे हुए हैं, एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगें इनकी थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे के हुए और लटकी हुई हैं। तो कुछ इस तरह की हमें मूर्तियां भी देखने को यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा हमें एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इन सबके अलावा पहिएदार गाड़ियां, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, गिट्टियां, चक्रिका, ये भी मिली हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो यहाँ पर 9 में का बी वाला कथन गलत है, तो आंसर होगा 9 में का बी। 10वां प्रश्न है अब आपका, हड़प्पा कालीन मोहरों यानी मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, मुद्राएं आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थीं। सेकंड, उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। अगला है, इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। चौथा है, ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों के द्वारा पहनी जाती थीं। देखिए अगर हम बात करें तो पुरातत्वविदों को यहाँ पर हजारों की संख्या में मोहरें या मुद्राएं मिली हैं, जो कि आमतौर पर आपके सेलखड़ी, कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी की बनाई गई थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनमें जो है आप देखेंगे एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है, एक सींग वाला यहाँ पे बताया गया सांड, गैंडा, इसके अलावा हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा, ये सब जो पशु हैं इनकी आकृतियां इन पर उकेरी गई थी, इन पर बनाई गई थी। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य जो था मुख्यतः वाणिज्यिक था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता स्थल से हमें, हड़प्पाई जितने भी स्थल हैं उन सबसे कोई हमें युद्ध की सामग्री या युद्ध के हथियार बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो हमें इस बात से हमें ये मतलब जाहिर होता है कि ये जो सभ्यता थी वो लड़ाकू सभ्यता नहीं थी, पूरी वाणिज्यिक सभ्यता थी, यानी ये पूरी व्यापार करने वाले लोग थे। तो यहाँ पर ये पूरा जो मुद्राएं बनाई गई हैं इनका उद्देश्य क्या था, वाणिज्यिक था। इसके अलावा कुछ लोग ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी पहनते थे, यानी बांध हाथ में अपनी निशानी के लिए, पहचान के लिए ये मुद्राएं जो थी बाजूबंद के तौर पर भी पहनी जाती थी। जैसे आज के समय में कुछ लोग पहनते हैं, हाथ वगैरह में, गले वगैरह में पहन लेते हैं कुछ चीज़ें मुद्राओं को, तो वही है, ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर लोग हाथों पर बांधते थे। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, यानी यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। 11वां प्रश्न है अब आपका, हड़प्पा कालीन मोहरों के आकार और उन पर अंकित लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, हड़प्पा की मानक मुद्रा 2/3 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। सेकंड, प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। थर्ड है, कुछ मुद्राएं हाथी की खाल की भी पाई गई हैं। अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते हैं। देखिए हड़प्पा की जो मानक मुद्रा, मानक का मतलब क्या है कि जो जिन मुद्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है उन्हें हमने मानक मुद्रा मान लिया है। तो ये वास्तव में एक वर्गाकार पटिया होती थी। वर्ग का मतलब यही होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी माप लिखी हुई है 2/3 इंच, यानी ये वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये पहला वाला स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। असत्य इसी आधार पर है क्योंकि ये
2x2 यानी 2x2 इंच की मुद्रा थी, जो कि वर्गाकार पटिया की होती थी और आमतौर पर ये सेल घड़ी से बनाई जाती थी। यानी ये स्टेटमेंट इस आधार पर गलत हुआ है, यहाँ पर जो इसकी माप दी हुई है गलत दी हुई है, जबकि माप इसकी 2x2 है। प्रत्येक मुद्रा में यहाँ पर एक हमें चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है, जिसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, और ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये बिल्कुल सही बात है, अब तक हमने ये लिपि नहीं पढ़ पाए हैं कि लिपि में इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ सेकंड कथन बिल्कुल सही है। कुछ मुद्राएं हाथी की खाल की पाई जाती हैं, नहीं, हाथी की खाल की नहीं, बल्कि हाथी के जो दांत होते हैं उन हाथी के दांत से भी कुछ मुद्राएं बनाई जाती थी, तो ये भी कुछ मुद्राएं हमें पाई गई हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश मुद्राओं में हमें कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बुना कुबड़ वाला सांड है, हाथी, बाघ, बकरे या दैत्याकार जानवर ये बने होते हैं। एक मुद्रा जो है यहाँ पर पशुपति मुद्रा के नाम से फेमस है यहाँ पर, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जिस पर पशुपति की एक तस्वीर दिखाई गई है, यानी पुरुष एक बैठा हुआ है और एक मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथी है, एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसके नीचे 2 बारहसिंगे भी दिखाए गए हैं, तो इसे पशुपति की मुद्रा माना गया है। तो यहाँ पर चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 2 और 4 कथन सही हैं, तो आंसर है आपका बी, यानी 11वें का 2। 12वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृदभांडों के निर्माण एवं उनकी डिजाइनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला है, सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन यहाँ पर अधिक हैं, और ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत अधिक पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद और पीले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनी हुई पाई गई हैं। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पैंदे पर और बल स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो जैसे आज के समय में जो बर्तन बनाए जाते हैं, आज के समय तो मिट्टी के बर्तन बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से आज हमारे यहाँ बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं कुम्हार की चाक पर बनते हैं, ठीक आज से 5,000 साल पहले भी यहाँ पर जो बर्तन बनते थे वो मिट्टी के बर्तन बनते थे, वो कुम्हार के चाक पर ही बनते थे, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितने एडवांस रहे होंगे, कितने उन्नत किस्म के लोग रहे होंगे ये। तो सिंधु घाटी के जो बर्तन मिले हैं वो सब कुम्हार के चाक पर बनाए हुए मिले हैं, हाथ से बनाए हुए बर्तन यहाँ पर नहीं मिले हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम हैं और सादे बर्तन अधिक हैं, यानी कलर्ड बर्तन नहीं है, बिल्कुल सिंपल बर्तन ज़्यादा हैं, और सादे बर्तन जो हैं आपके वो लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पूछा गया कि बहुरंगी मृदभांड लिख दिया है, यहाँ पे मृदभांड होगा। यहाँ पर मैं शब्द में रिफाइन कर दे रहा हूँ, ये मृदभांड शब्द है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो ये मृदभांड शब्द है। तो बहुरंगी मृदभांड यहाँ पर बताया गया बहुत अधिक पाए गए हैं। देखिए बहुरंगी जो मृदभांड का मतलब क्या है कि कई सारे कलर के जो मृदभांड हैं वो बहुत कम पाए गए हैं, बहुत अधिक नहीं पाए गए हैं, बल्कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि इसके पीछे की जो विशेषता लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है कि जो बहुरंगी मृदभांड जो कि बहुत कम पाए गए हैं, ये छोटे छोटे कलश के इसमें शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद और लाल पीले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा उत्कीर्णित बर्तन, उत्कीर्णित का मतलब क्या होता है, जिन पर जो है कुछ खुदाई करके, यानी जैसे कुछ हाथ से हम खोद देते हैं, किसी बर्तन पर कोई स्क्रैच वगैरह डाल देते हैं, ऐसे करके डिजाइन बना देते हैं। तो उत्कीर्णित बर्तन भी यहाँ पे बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट केवल पैंदे पर है, बल स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। तो यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर गलत कौन सा है, तो यहाँ पर 12वें का सी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है आपका सी। 13वां प्रश्न है अब आपका, हड़प्पा के पुरुषों और स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सत्य है। पहला है, ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। सेकंड, गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थीं, पर करधनियां, बूंदें और पैरों के कड़े या पैजनियां स्त्रियां ही पहना करती थीं। तीसरा है, हरियाणा के बनावली पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान शवाधान पाया गया है, जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। देखिए हमें ये देखने को मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, ये वास्तव में कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, यानी आभूषणों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो इनके जो गहने हैं वो बहुमूल्य धातुओं से लेकर रत्नों, हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दूसरा कथन ध्यान से देखना, आप ये पाएंगे कि आज से 5,000 साल पहले जो
आभूषण पहनने का तरीका जो था, आभूषण पहनने का जो कह सकते हैं पैटर्न था, वही पैटर्न आज भी फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न वही फॉलो किया जाता है। यानी गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठी आमतौर पर पुरुष और स्त्रियां दोनों समान रूप से पहनते थे। जबकि जो करधनी होती है, यानी कि जो कमर में पहनी जाने वाली एक चेन टाइप होती है, करधनी जिसे बोलते हैं, बूंदें, कर्णफूल यानी ईयर रिंग्स टाइप या ईयर टॉप जिसे हम बोलते हैं, और पैरों के कड़े या पैजनियां, ये केवल स्त्रियां ही पहना करती थी। यानी आप ये देखेंगे 5000 साल पहले भी जो आभूषण लोग पहनने का तरीका था वो भी वही था जो आज है। यानी आज भी लोग उसी तरह से आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां खास करके ये सब कमर के नीचे वाले इससे स्त्रियां पहनती हैं आभूषण जो है, और बाद बाकी ये है ये स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है हरियाणा के बनावलीपुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान हमें मिला है जहाँ पर शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। देखिए यहाँ पर हरियाणा के फरमाना, यानी हरियाणा के फरमाना में एक हमें जो है कब्रिस्तान मिला है। तो यहाँ पर हमें एक शव ऐसा मिला है, एक शवाधान में हमने देखा है कि शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो यहाँ तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये मतलब कहाँ पर है, यानी हरियाणा के बनावली में नहीं, बल्कि पूरा जो आपका मिला है ये फरमाना में मिला है, हरियाणा के फरमाना में। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही है? ए वाला कथन सही है, यानी केवल 1 और 2। 13वें का आंसर है ए। 14वां प्रश्न है आपका, हड़प्पाकालीन नगरों में होने वाले मनकों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। चनहूदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मन के बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था। मन के कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लार्जवर्द मणि आदि के बने होते थे। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलककार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित होता था। देखिए यहाँ पर आभूषणों के रूप में कुछ मन के भी बनाए जाते थे। तो मन के बनाने का काम आपका जो चनहूदड़ो है और लोथल, इनमें बहुत अच्छा खासा पाया गया है। चनहूदड़ो स्थल जो है आपका वर्तमान में सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी हमें कार्यशालाएं मिली हैं, इनसे पता चलता है कि यहाँ पर मन के बनाने का काम बहुत अच्छे से होता था। मन के खास करके कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, ये सब पत्थरों के प्रकार हैं डिफरेंट, तो इन सब से बनाए जाते थे। ये मन के तरह तरह के आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा था, बेलनाकार था, गोल या ढोलककार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित होता था। और हम यहाँ पर कुछ ऐसे मन के भी देखते हैं कि जो कि 2 या अधिक पत्थरों को जोड़कर बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ाकर बनाए जाते थे और कुछ को काटकर या रंगकर सुंदर बनाया जाता था। तो इस तरह के मन के भी हमें देखने को मिलते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा डी, 14वें का डी। 15वां प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी में गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का रिवाज था। तकुए की चक्रिकाएं मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। देखिए हम ये पाते हैं कि सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और या तकुआ की चक्रिकाएं मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दिनों में यहाँ पर कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। और ये हमें ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का रिवाज था। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अगला है तकुए की चक्रिकाएं मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। देखिए यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है, जिन घरों से ये तकलियां पाई गई, तकली की जो चक्रिकाएं होती हैं, यानी जो तकुआ होता है, यानी सूत काटने वाला तकली होती है, उसकी जो चक्री लगी होती है जिसमें हम धागे को लपेटते जाते हैं, तो ये मिट्टी और सीपियों की बनी है। तो ऐसा पुरातत्वविद ऐसा जो है अनुमान लगाते हैं कि मिट्टी की चक्रिकाएं यहाँ पर उनके सामाजिक स्तर को दिखा रही हैं। जिन घरों से मिट्टी की चक्रिकाएं मिली हैं तो वो गरीब लोग होंगे, और जिन घर से सीपियों की चक्रिकाएं मिली हैं तो अमीर लोग होंगे। तो इस आधार पर यह कहा गया है कथन, यानी कि यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रिकाएं मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर होगा 15वें का ए। 16वां प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पहनावे और उनके साज श्रृंगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे 2 एक जैसे कपड़े पहनते थे। शॉल बाएं कंधे के नीचे से ले जाकर दाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। थर्ड, उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थीं। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थीं और चेहरे पर लेप लगाती थीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये लोग मतलब अपने साज श्रृंगार को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं संजीदगी बरतते थे। बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उन साज श्रृंगार करने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे 2 एक जैसे कपड़े पहनते थे। देखिए धोती और शॉल एक जैसे कपड़े नहीं है।
यानी यहाँ पर पुरुष जो थे वो धोती पहनते थे और महिलाएं आमतौर पर जो है पुरुष जो थे वो आमतौर पर क्या पहनते थे, शॉल पहनते थे, और स्त्रियां जो पहनती थी वो धोती पहनती थी। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ये अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर खास करके ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। सेकंड है, ये अलग अलग कपड़े हैं, एक जैसे कपड़े नहीं है। शॉल के बारे में आपने देखा ही था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें मूर्ति मिली है, आवक्ष मूर्ति, तो शॉल जो थी वो बाएं कंधे के नीचे से नहीं बल्कि बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर ओढ़ी जाती थी। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनमें हमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरुष की मूर्ति मिली है वो दाढ़ी मूछों वाली है, तो थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी, तो चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। हमें यहाँ पर एक जगह से, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से हमें जो है श्रृंगार पेटिका भी बरामद हुई है, तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट सही है, केवल 3 और 4 ही। 17वां प्रश्न है अब आपका, सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, यह कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त की गई है, ये आपको बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कोटदीजी। देखिए ये जो प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है, यानी कि ये जो सिंधु घाटी कलाकृतियों में सर्वोत्कृष्ट है ये, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है, तो आंसर होगा बारे में का बी। अब थोड़ा सा इस प्रतिमा के बारे में देख लेते हैं। इसका जो रंग है वो सांवला रंग है, ठीक है, यानी ये इसकी त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है और ये पूरी तरह से निर्वस्त्र है, यानी ये कुछ कपड़े नहीं पहने हुए बल्कि निर्वस्त्र रूप में है। ये आप देख पा रहे हैं, त्वचा का रंग सांवला है, निर्वस्त्र रूप में है। इनके पीछे की तरफ आप जाएंगे, एक लंबे केस का एक जूड़ा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी जो बाईं भुजा है वो चूड़ियों से ढकी हुई है, ये बाईं भुजा आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से चूड़ियों से ढकी हुई है। दाईं वाली भुजा है, इस पर बाजूबंद यहाँ पे बंधा हुआ है, और दाईं वाली भुजा का जो हाथ है इसने अपने कमर पर रखा हुआ है, जबकि बायां वाला हाथ इसने अपने जांघ पर रखा हुआ है, ठीक है। गले में सीपियों की एक माला है, ये भी आप देख पा रहे हैं कि गले में इसने सीपियों की एक माला पहनी हुई है। तो ये इसकी कुछ पहचान है, थोड़ा आपने देख लिया यहाँ पर। 18वां है आपका प्रश्न, भारी भरकम वृषभ की कांस्य प्रतिमा कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त की गई है? हड़प्पा, सुत्का-गैंडोर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ पर जो भारी भरकम जो बैल आप देख रहे हैं, जो कि आक्रामक मुद्रा में यहाँ पर बखूबी प्रस्तुत किया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है, इसके गले में एक रस्सा भी बंधा हुआ है। तो यहाँ 18वें का कथन जो सही है वो डी वाला कथन सही है। 19वां है, सैंधव सभ्यता में मिली मातृ देवी मातृका की प्रतिमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सही है। पहला है, मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी, अपरिष्कृत, खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए करधनी पहने हुए दिखाया गया है। मातृ देवी की प्रतिमाएं अनेक सिंधु स्थलों से मिली हैं, जिससे कि इनके महत्व का पता चलता है। देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मातृ देवी की प्रतिमाएं जो हैं वो लगभग जितने सारे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं उन सब में मिली हैं, और खास बात यह है कि ये मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं। दूसरी बात ये प्रतिमाएं जैसे कि आपने इनकी पत्थर की प्रतिमाएं देखी, कांसी की प्रतिमाएं देखी, उनके जैसी नहीं है, ये भद्दी किस्म की हैं। आप देख पा रहे हैं चेहरा भी स्पष्ट नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, यानी भद्दी, अपरिष्कृत, खड़ी मुद्रा में है, उन्नत उरोजों पर हार लटकाए, यानी इसके वक्षस्थलों पर हार लटके हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हार लटके हुए हैं। कमर के चारों तरफ एक अधोवस्त्र है, यानी एक छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ है, यहाँ पर अधोवस्त्र लपटा हुआ है और करधनी पहने हुए इसे दिखाया गया है। तो ये प्रतिमा यहाँ पर मिली है, और ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की प्रमुखतः पूजा की जाती होगी, तो शायद ये माना जाता है कि ये उर्वरता की देवी रही होंगी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोगों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे उससे हमारी फाइन आर्ट्स कवर हो जाएगी, नहीं, हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स में बहुत अंतर है। आपने देखा होगा हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, हिस्ट्री में जो भी सामान मिला है उस सामान पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। कलात्मक जो भी उन्होंने अभिव्यक्त की है सामान के रूप में, उस सामान पर इतना फोकस नहीं है, जबकि फाइन आर्ट्स में एक एक चीज़ पर विशेष फोकस दिया गया है। तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है जो इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप लोग उस पर जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।